हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से इवोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इवोल्यूशन चैप्टर का हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कशन किया था। पिछले वीडियो में जो हमारा डिस्कशन था वो 2022 एंड 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने एनालाइसिस किया था। तो वो वीडियो आपको कहाँ मिलने वाला, वो वीडियो यहाँ पे आई बटन में आप क्लिक करेंगे और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो में चैप्टर 7 कौन सा, इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में जो आज हमारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो होगा 2020 एंड 2019 का सारा क्वेश्चन वन बाय वन करके हम लोग एनालाइज करेंगे। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर इसका आंसर का नाम। तो मैं सबसे पहले आपके सामने 2022 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को सामने लाना चाहता हूं और ये आप क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे एंड देन हम लोग वन बाय वन करके इसके आंसर पर बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिस्कशन करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है। कहता है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन। गाइस मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आसपास के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें दो तरह के ऑर्गन हो सकते हैं, एक जिसको एनालोगस ऑर्गन कहते हैं और दूसरा जिसको होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो सेम होगा लेकिन फंक्शनली डिफरेंट होगा, वैसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। लेकिन यहां पर जो आपसे दो एग्जांपल पूछा गया है वो है बर्ड्स का और दूसरा है बटरफ्लाई। वैसे आपने गाना भी सुना होगा, बन के तो बटरफ्लाई किथे नु चलिया, तो उसको जाने मत दीजिए। फिलहाल ये समझिए बैट्स और बर्ड्स और बटरफ्लाई ये तीनों उड़ते जरूर है लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, फंक्शन सेम हो, तो ऐसे को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर कि ये किसका आंसर होगा, एनालोगस ऑर्गन। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो गाइस। अगले क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन कहता है मैन इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग। मैन का मतलब यहाँ मेल और फीमेल दोनों होता है, तो कन्या जितनी भी हैं वो लोग भी इसी कैटेगरीज में आते हैं। आपके लिए अलग कोई कैटेगराइज नहीं किया गया, सिर्फ जेंडर का अंतर है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी है। क्यों, इसलिए क्योंकि एक बच्चे ने हमसे ये सवाल कर दिया था, इसलिए हमको लगा कि बाय द वे आप में से भी किसी का सवाल होगा, तो इसलिए मैंने पहले ही जवाब बता दिया। डजंट मैटर। तो हमारे बेसिस पे अगर क्लासिफाइड किया जाए तो हम लोगों को पता है कि हम लोग कुछ किंगडम में आते हैं, कुछ फाइलम हमारा होता है, लेकिन हमसे फाइलम वगैरह नहीं पूछा। हमसे पूछ रहा दो चीज कि बाबू हमें बता दो आपकी हमारा ऑर्डर क्या है, मतलब मैन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, बिलोंग्स टू विच फैमिली, मतलब फैमिली। वैसे देखा जाए तो हम लोग अपने अपने फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन हमारा क्लासिफिकेशन का एक फैमिली होता है। ठीक है, हमारा ऑर्डर और हमारा फैमिली। अगर बात करते हैं तो हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। और दूसरा होमोनीडिया, ये क्या है, हमारी फैमिली है। हमारी फैमिली का नाम है होमोनीडिया, मतलब हम सबका, आपका मेरा सबका होमोनीडिया फैमिली है। दैट इज अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और हमारा ऑर्डर जो है वो है प्राइमेट्स। क्लियर, ये याद रखने वाली बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ याद रखिएगा ऑर्डर हमारा क्या है, तो ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स है। और दूसरा कि हमारी फैमिली क्या है, हमारी फैमिली होमोनीडिया है। बाकी तो आप जानते होंगे कि हम लोग किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग किंगडम में एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। किंगडम फिर नीचे आता है जिसमें फाइलम होते हैं। तो क्लासिफिकेशन मैं इतना समझाने नहीं जा रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं जस्ट इसके बाद। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बाद ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रहा। थर्ड क्वेश्चन कहता है फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉसिल्स क्या होता है, ये आप डायनासोर को देख रहे होगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम डायनासोर को नहीं देख रहे बल्कि डायनासोर के फॉसिल्स को देख रहे हैं। क्लियर, तो डायनासोर का फॉसिल्स कहां मिल सकता है, जनरली जब हम जमीन के अंदर निकालते हैं तो हमें फॉसिल्स मिल सकता है। लेकिन सवाल ये पूछा कि कौन से रॉक में। पहला रॉक है जिसको कहता है मेटामेरिक रॉक, दूसरा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या ऑल ऑफ दिस। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी फॉसिल्स मिलेगा तो सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा, इग्नियस रॉक में नहीं मिलेगा। इग्नियस रॉक कब बनता है, जब मैग्मा मतलब वोल्केनोस का इरप्शन होता है तो वो मैग्मा निकालता है, और मैग्मा में कोई एनिमल जाएगा तो जल करके खत्म हो जाएगा। तो इग्नियस रॉक में कभी भी फॉसिल्स नहीं होता। दूसरा मेटामेरिक रॉक, इसमें भी फॉसिल्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि मेटामेरिक रॉक उससे पहले आया, डायनासोर से पहले। अब बचा कौन, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है कि मान के चलो कि धीरे 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 मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, लेयर बाय लेयर बन रहा। तो इसमें क्या हो रहा कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, कोई एनिमल्स है वो तो डेड हो चुका, लेकिन उसका कुछ
पार्ट बचा हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे सेडिमेंट होने के कारण इतना हार्ड वेट लगाता है कि वो सॉइल जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, स्टोन में चेंज होता है। और जब वही स्टोन को तोड़ते हैं तो उसके अंदर हमें फॉसिल्स मिल सकता है। तो हमें जब भी फॉसिल्स मिलेगा तो सेडिमेंट्री रॉक, तो याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक में हमें क्या मिलता है, फॉसिल्स मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बात करते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्योरी ऑफ लैमार्क एंड डार्विनिज्म। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लैमार्क और दूसरा डार्विनिज्म, इन दो की थ्योरी थी। सबसे पहले जो बात आई थी लैमार्क साहब की, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के ऊपर बेस्ड था। और ये यूज और डिसयूज ऑर्गन क्या है, मतलब जिस ऑर्गन का हम इस्तेमाल ज्यादा करेंगे वो और ज्यादा इंप्रूव करेगा, और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो हमारा काम करना बंद कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो लैमार्क साहब ने नहीं बताया, बाकी चीजों को डार्विन साहब ने बताया। दोनों का एक्सप्लेनेशन में या दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले लैमार्किज्म कहता है एन इंटरनल वाइटल फोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरह से मैं कहूं कि अंतर आत्मा, और ये वाइटल फोर्स का मतलब अंदर से कोई एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण ये बदलाव आए। लेकिन वही डार्विन का कहना था, इट डज नॉट बिलीव इन द इंटरनल वाइटल फोर्स, अंदर से क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ये कहना था डार्विन का। मतलब लैमार्क ने वाइटल फोर्स को माना और डार्विन ने वाइटल फोर्स को हटा दिया। According to this theory, if organ is continentally used, it would be better developed, whereas disuse of organ result in the degraded। मैं एक लाइन में कहूं यूज एंड डिसयूज, जिस ऑर्गन का यूज हम ज्यादा करेंगे वो ज्यादा इंप्रूव्ड होगा, क्लियर, और जिस ऑर्गन का यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे इन्होंने क्या एग्जांपल लिया था, जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, नीचे वाले प्लांट को खाकर खत्म कर दिया, अब क्या हुआ कि उसने गर्दन ऊपर करना स्टार्ट किया, लेकिन ये वाइटल फोर्स हुआ, अंदर से एक ऐसे फोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है जिसके कारण उसकी गर्दन लंबी हो जा रही है। धीरे धीरे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई क्योंकि उसने यूज किया, और जिसने यूज नहीं किया वो डेड हो गया, या फिर उसमें जो मौजूद ऑर्गन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ये कहना था लैमार्क का। अब आते हैं, कहता है एन ऑर्गन कैन डेवलप फर्दर एंड डिग्रेडेशन ओनली ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशन, मतलब हमारे बॉडीज में अगर कोई ऑर्गन बनेगा तो वो धीरे 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 वेरिएशन के हिसाब से बनेगा, लेकिन एक बार नहीं बल्कि धीरे 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 बदलाव आते जाएगा जो वेरिएशन कहलाया। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस वेरिएशन के कारण हमारे अंदर कोई ऑर्गन बन सकते हैं या कुछ ऑर्गन डिस्ट्रॉयड भी हो सकते हैं, क्लियर। तो ये था डार्विन का कहना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटनेस आर नॉट एक्सेप्टेड, इन्होंने इस बात को नहीं माना। किस बात को, कि रहने के लिए एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल, मतलब एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल के लिए उसका फिटनेस होना जरूरी है, इस बात को इन्होंने नहीं माना। मतलब हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हो सकता है वहां ज्यादा ठंड है, तो ठंड है तो बॉडीज के अंदर इस तरह का कुछ डेवलपमेंट होगा, किसी तरह का इवोल्यूशन होगा जिसकी वजह से वो उस ठंड वाली जगह पे रह सके, या बहुत गर्म वाली जगह पे भी रह रहा तो उसने अपने आप को इस तरह से इवॉल्व कर रखा है कि वो उस जगह पे रह सके। जैसे कैमल आपको पता है कि गर्म वाली जगह पे रह सकता है, लेकिन हाथी को अगर लेके रखेंगे तो वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि वो इवॉल्व कर चुका है उस जगह पे। इस बात को डार्विन ने माना लेकिन लैमार्क ने नहीं माना। क्या कहता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटनेस आर टू मेजर फैक्टर्स। आगे आते हैं गाइस, लास्ट लाइन क्या कहता है, प्रपोज दैट ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेंस बाय द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो कैरेक्टर उसने लिया है वो कैरेक्टर उसके अगले जनरेशन में ट्रांसफर होगा। ये कहना था किसका, लैमार्किज्म का। लेकिन डार्विन का कहना था प्रपोज दैट ओनली यूजफुल वेरिएशन विल बी ट्रांसफर ओवर सक्सेसफुल जनरेशन, अगर वो वेरिएशन उसके यूजफुल है, जो इन्वायरमेंट में फिट बैठा, जैसे हिरन को सिंग नहीं है, ठीक है, तो किसी के पास अगर सिंग है, सिंग आ गया तो मतलब वो ताकतवर हो गया ना, अगले को बिना सिंग वाले को मार के भगा देगा ना, तो ये यूजफुल कैरेक्टर हुआ, क्लियर। अगर किसी हिरन का क्या हुआ कि पूंछ काफी लंबा हो गया तो ये क्या हो गया, डिसयूजफुल हो गया, क्योंकि जब वो दौड़ेगा तो पांव फंस जाएगा और वो गिर जाएगा, तो ये क्या हो गया, डिसयूजफुल। डिसयूजफुल वाला हट जाएगा और जो यूजफुल कैरेक्टर है वही आगे बढ़ता चला जाएगा। ये कहना था डार्विन का और ये कहना था लैमार्किज्म का। कौन सी थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेबल है, डार्विनिज्म। ये बात आपको नहीं लिखना, बस ये 2 मार्क के लिए कुछ लाइन लिख देना, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग। इन सारी चीजों को डिफाइन करना है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाला है, इसलिए छोटा छोटा डिफिनेशन में दे रहा हूं। और डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूं।
एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये p क्या है, ये q क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के जीन होते हैं, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। क्लियर? कैपिटल टी दैट इज डोमिनेंट, स्मॉल टी दैट इज रिसेसिव। तो कैपिटल टी वाले को p से रिप्रेजेंट किए और स्मॉल टी वाले को q से। तो p हमारा डोमिनेंट हो गया, p हमारा डोमिनेंट हो गया, मतलब एज यूजुअल। तो p को हम हटाना है। मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं कि t मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसको हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्मॉल t रिसेसिव कैरेक्टर है इसलिए इसको q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में इसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। किसका? p स्क्वायर, मतलब p कौन है? t है, तो t का स्क्वायर प्लस क्या 2 क्या t और t प्लस q स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 1। ये कौन कहता है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट जस्ट अपोजिट हो गया। बोला कि भैया जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का ये वैल्यू गड़बड़ा जाएगा। कैसे? p स्क्वायर 2pq प्लस q स्क्वायर। कैसे? इट इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जिस्टेंस जीन, जो जीन एग्जिस्ट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी ये हार्डी वेनबर्ग का वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम सैंपलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब क्या है कि यहाँ पे दो तरह के इंसेक्ट हैं, एक ग्रीन वाले और एक रेड वाले, कलर आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या हो गया कि रैंडमनेस आ गया। रैंडमनेस का मतलब हम गए और यहां पर से दो सैंपल उठा करके लेके चले आए। अब ये दोनों सैंपल में बाय द वे जीन आ जाए कैपिटल टी और इसमें भी क्या आ जाए कैपिटल टी। अब इसका जो पॉपुलेशन बनेगा तो सब तो डोमिनेंट वाला हो गया ना। जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? हट गई। तो ये जीन फ्रीक्वेंसी हट गई किसके वजह से? जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। तो आपसे पूछा जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, तो आपने इतना सा बात लिख दिया, ये फिगर नहीं बल्कि इतना सा डेरिवेशन को समझ लिया। कहानी खत्म गाइस। चलो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिक्वेशनल इवोल्यूशन, मतलब हमारे नेचर में किस तरह से लाइफ आई, किस तरह से एग्जिस्ट की और किस तरह से हम लोग बन। इतना लंबा इवोल्यूशन तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूं क्योंकि मार्क्स जो है बहुत कम के लिए, इसलिए मैं आपको टोटल एक क्लू दे रहा हूं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब मिलियन ईयर्स एगो को MYA लिखते हैं, ठीक है। मिया द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर ऑन वाटर, मतलब हमारे आसपास जो वाटर थे पहले लाइफ नहीं था। एबायोटिक कंपोनेंट से लाइफ बना। ये कैसे? मिलर इंडाइसिस अभी जस्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मान के चलिए आप लाइफ यहां एग्जिस्ट कर रहा, तो लाइफ कब एग्जिस्ट किया? 2000 मिलियन साल पहले इस अर्थ पे। तो सबसे पहला सेलुलर फॉर्म जो बना था वो दो फॉर्म बना था, एक पहला था प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स चेंज होगा यूकैरियोट्स में। क्या था? दे इवॉल्व प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। सबसे पहला जो लाइफ बना होगा सेल का वो कौन सा बना है? प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स। तो सर प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स ही चेंज होके यूकैरियोट्स में चेंज हुआ। ऐसा नहीं कि सारा का सारा प्रोकैरियोट्स, 100 प्रोकैरियोट्स है, 100 में 20 ऐसे प्रोकैरियोट्स है जो यूकैरियोट्स में चेंज हो गए, बाकी ऐसे प्रोकैरियोट्स नहीं रहे। तो पहले 2000 मिलियन साल पहले पहला लाइफ सेल का इस अर्थ पे आया प्रोकैरियोटिक सेल के फॉर्म में, और वो प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व होके यूकैरियोटिक सेल में चेंज होगी। कहता है स्लोली सिंगल सेल यूकैरियोट बिकम मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोट्स अभी भी यूनिसेलुलर है। अभी भी हम लोग अगर बैक्टीरिया को देखते हैं तो वो हमेशा यूनिसेलुलर होता है, वो मल्टीसेलुलर फॉर्म में चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में चेंज हुआ था वो यूकैरियोट्स अब मल्टीसेलुलर फॉर्म अपना रहा। मल्टीसेलुलर फॉर्म के बाद कहता है कि इसी मल्टीसेलुलर फॉर्म में बना कौन? जॉलेस फिश, मतलब वो फिश जिसमें ये जॉ नहीं होगा, जबड़ा नहीं होगा, ऐसे ऐसे वो नहीं कर सकते, ठीक है, उसके पास जबड़ा नहीं होगा, मतलब सिर्फ मुंह। तो कहता है जॉलेस फिश गेट अपीयर 350 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स एज दीज जॉलेस फिश गेट इवॉल्व इनटू एम्फीबियंस। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में इवॉल्व हुआ, यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर इन्वॉल्व हुआ, और यही मल्टीसेलुलर सबसे पहला लाइफ जो एनिमल्स का बनता है वो जॉलेस फिश बनती है। और यही जॉलेस फिश जो पानी में रह रही थी अब वो चेंज होगी एम्फीबियंस में, मतलब पानी और पानी के बाहर दोनों रह सकता है, जैसे फ्रॉग। इसके बाद कहता है एम्फीबियंस गेट इवॉल्व। एम्फीबियंस के अंदर अभी इवोल्यूशन होगा और वो चेंज हो जाएगा रेप्टाइल्स में, जो लगभग 200 मिलियन साल पहले की बात हो रही है। तो डायनासोर पहले आना हमसे, इसलिए तो अभी हम लोग उसका फॉसिल्स भी देख रहे थे। आगे क्या कहता है इसके बाद? लास्ट लाइन यही था हम लोगों का, बस इवोल्यूशन
200 मिलियन साल पहले रेप्टाइल्स आया और उसका इवोल्यूशन हुआ, फिर हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ। तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी और इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी है। कितने मार्क्स की? 2 मार्क्स की। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या करना है। क्लियर? चलो अगली बात पे बात करते हैं। तो अगला कहता है थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन। मुर्गी को तो देखा होगा आपने, चलिए ठीक है। मुर्गी अंडे देती है, सही है, ये अंडे देती है। इस अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो होगा उसमें कुछ चीजें बेसिक मैं बता देता हूं जो होगा। जैसे इसके अंदर सबसे पहले गिल्स होगा। तो सर मुर्गी के बच्चा के अंदर गिल्स होता है? हाँ बाबू, एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स होगा। ऑब्वियसली है, ये एक है, एक एग है। कहां से डेवलप्ड किया? एग, और एग से फर्टिलाइज किया स्पर्म। स्पर्म एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 8 सेल, मोलुला, ब्लास्टुला, और ये 3 जर्मिनल लेयर में कन्वर्ट हुआ, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इतनी कहानी तो बता नहीं सकते, बस इतना सा जो टू द पॉइंट्स है वो मैं बता सकता हूँ। मतलब इसका जो अंडा है या ये जो डेवलप्ड होगी वो कैसे डेवलप्ड होगी? अंडे से। और अंडे के अंदर सबसे पहले क्या होगा? एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया, वो एक कंप्लीट सेल बनाया, जायगोट। ये 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, 2 सेल, 4 सेल, 4 सेल, 16 सेल, 32 सेल एंड मोलुला। और मोलुला फिर 3 जर्मिनल लेयर में कन्वर्ट होता है। पहला जिसको कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरा है ये है मेसोडर्म, और तीसरा है जिसको कहते हैं इंडोडर्म। और यही इंडोडर्म सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके पास गिल्स होगा और नोटोकॉर्ड होगा, टेल होगा, पूंछ होगा। ये तो बात रही किसकी? ये बात रही एक बर्ड्स की। लेकिन अगर किसी ह्यूमंस में देखते हैं तो बेटा वहां भी स्पर्म सेल ओवा के साथ फर्टिलाइज करेगा, सिंगल सेल बनाएगा, मल्टी सेलुलर फॉर्म बना देगा जो 3 लेयर में कन्वर्ट होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। और फिर वो इसमें भी जो एम्ब्रियो डेवलप्ड करेगा उसमें भी वही चीज होगा, नोटोकॉर्ड होगा, गिल्स होगा, टेल होगा। मतलब मुर्गी का जो है वही हम लोगों का भी है। अगर मैं एक फिश लेता हूं और फिश में देख रहा हूं कि ये अंडे दिए है, अंडे के अंदर बच्चे हैं, तो इसका अंडा में भी क्या होगा? स्पर्म से लाया होगा, फर्टिलाइज किया होगा, एक सेल, 2 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 4 सेल, 8 सेल, कन्वर्ट होकर के एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म बनाया, और वो लेयर फिर से इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप्ड किया होगा, और उस एम्ब्रियो में भी वही चीज होगा जो बाकी के अंदर है, मतलब नोटोकॉर्ड, गिल्स और टेल। तो आप क्या देख रहे हो कि इस तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को हम लेते हैं तो तीनों में सिक्वेशन आपको सेम नजर आ रहा, जिसको हम नाम देंगे थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन। जैसे क्या कहता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल पैरालेलिज्म। इट इज अ हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस दैट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू गैस्टेशन और हैचिंग। मतलब इस बेसिस पे ये हम सब क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। उसी को हम लोग नाम देते हैं गाइस थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन। तो आप भी रिकैप्चुलेशन क्या लोगे? क्या चीज का कैप्चर कर लोगे, मतलब स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 का है और ये क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलो अब 1 बाय 1 करके हम लोग इसके आंसर पे डिस्कशन करते हैं। और आंसर में क्या कह रहा कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रोसीड बाय अ केमिकल इवोल्यूशन। द चैंपियंस ऑफ दिस थ्योरी आर, तो ऑपरेन और हेल्डन। मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस अर्थ पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट किया, कहाँ से आया, इसके लिए बहुत सारी थ्योरी दी। लेकिन जो थ्योरी मानी गई है वो ए बायोजेनेसिस थ्योरी मानी गई है। सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया था हेल्डन और ऑपरेन के द्वारा। और इनका क्या कहना था, इस बात को आप समझ लो। इनका क्या कहना था कि जब लाइफ एग्जिस्ट कर रहा था इस अर्थ पे, उस वक्त अभी का कंडीशन और उस वक्त के कंडीशन में बहुत बड़ा डिफरेंसेस था। जियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या था कि हमारा अर्थ जो है वो हाई टेम्परेचर में जी रहा था। मतलब टेम्परेचर इस अर्थ का काफी ज्यादा था, ये हमें भी पता। तो वाटर जो होते थे वो आते थे इवॉल्व करके, वो गैस के फॉर्म में उड़ जाते थे। उस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में सारे गैसेस थे, नहीं था तो ऑक्सीजन नहीं था। ये भी याद रखेंगे आप। क्या नहीं था? कौन सा गैस? ऑक्सीजन नहीं था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ये सारे गैसेस थे। वो सारे गैसेस मिल करके सबसे पहले मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स? बायोमॉलिक्यूल्स। और वो बायोमॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ करके सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस अर्थ पे जो सबसे पहला सेल आया होगा वो इसी फॉर्म से आया होगा। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था ऑपरेन एंड हेल्डन का। लेकिन इसी में दूसरा क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, जिसका एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन दिया किसने? ऐसा मिलर ने। मतलब मिलर एक्सपेरिमेंट ने, मिलर ने कहा अच्छा ठीक है, ये जो थ्योरी है ये कितनी परसेंट सही है इस बात का पता चल जाएगा।
उन्होंने अंडर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ताकि बाहर वाले इन्वायरमेंट में ना जा पाए। हीट किया उतना ही टेम्परेचर जितना इन्होंने कहा था। हीट करने के बाद इवोपरेट किया। इवोपरेट करने के बाद एक बल्ब मिलाया जिसमें बाकी सारे गैस थे, जैसे मीथेन, जो गैस इन्होंने कहा था, अमोनिया, वो सारे गैस को एक जगह ला करके इलेक्ट्रिकल स्पार्क देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त इन्होंने कहा था बिजली बहुत ज्यादा चमकती थी या वोल्केनोज इरप्शन ज्यादा होते थे। करने के बाद इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई मंथ तक किया। याद रहे, कोई भी बायोमोलिक्यूल्स इन्होंने नहीं डाला था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ महीने के बाद क्या मिला, बायोमोलिक्यूल्स मिल चुका है, तो कुछ सालों के बाद अगर यही चीज कंटिन्यू रहेगा तो एक सेल भी बन जाएगा, और इसी एक्सपेरिमेंट से एक प्रोबायोन्ट्स भी बनाया गया था। क्लियर? तो ऑपरेनहाइमर ने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया एबायोजेनेसिस का, तो मिलर साहब ने उसका एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन दे दिया एबायोजेनेसिस का। तो आंसर हो जाएगा ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मिलर साहब ने क्या दिया? ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब इस अर्थ पे लाइफ कैसे आया, इस बात का एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना। ठीक है, ऑपरेनहाइमर ने थ्योरी दी थी और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मिलर साहब ने दिया था। किसको लेकर के? ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। आगे आता है गाइस क्वेश्चन, व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन, गिव 2 एग्जांपल। मैं यहाँ सिर्फ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, बाकी एनालोगस ऑर्गन तो आप जानते ही हो। कहता है ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन। रिपीटेड क्वेश्चन है, चलो ठीक। एग्जांपल में आ जाते हैं, एग्जांपल लिख देंगे। व्हेन डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व फॉर द सेम फंक्शन ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल में आपको याद रखना है विंग्स ऑफ बैट्स एंड बटरफ्लाई, जो हमारा एग्जांपल था, मतलब क्वेश्चन भी था। दूसरा कौन सा एग्जांपल है? एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। क्लियर? ये दोनों के दोनों एग्जांपल में आ गए, और बाकी एनालोगस ऑर्गन तो मैंने आपको समझा ही दिया। आपको करना क्या, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन फटाक से सॉल्व होने वाला है। डिफरेंस बिटवीन द रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस, ऐसे सिपिथेकस भी होता है लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया। रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस के बारे में कहा है कि रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस क्या होता है। दोनों में अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आप देख लो, ये स्ट्रक्चर है ड्रायोपिथेकस का, और ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया ये रामापिथेकस का बनाया। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला कि जाकर के कोई फोटो खींच करके चला है, मतलब एज यूजुअल माना गया कि भैया इस तरह के लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो फॉसिल्स मिला उस फॉसिल्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं क्या है। ड्रायोपिथेकस इस अर्थ में बाय रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड, याद रखिएगा रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से पता चला है कि 20 से 25 मिलियन साल पहले इस अर्थ पे आया। और पहला लाइफ इस अर्थ पे कब आया था? सेल वाला कब? अभी बताया था 2000 मिलियन साल पहले। लेकिन रामापिथेकस जो था वो लगभग 14 से 15 मिलियन साल पहले आया। मतलब पहले कौन आया? ड्रायोपिथेकस, उसके बाद कौन आया? रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस में कहता है इट इज कंसीडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप, सो कॉल्ड एप-लाइक। एप-लाइक किसको कहा गया? ड्रायोपिथेकस को। लेकिन अगर मैं रामापिथेकस में बात करूं तो कहता है दे आर कंसीडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। देखो ये ह्यूमन की तरह ज्यादा दिख रहा है, हाथ में क्या लिया हुआ? एक भोग रहे हैं, तो ये ह्यूमन वाले बिहेव को ज्यादा अपना रहा, लेकिन ये मंकी वाले बिहेव को ज्यादा अपना रहा है। तो सर ये भी तो डंडा लिया हुआ ना, तो धीरे धीरे इवॉल्व होगा ना। ठीक है, मतलब इसमें अगर चलने का कंडीशन देखे तो ये इस तरह से रहता था, लेकिन ये थोड़ा सा इरेक्ट हुआ, थोड़ा सा, पूरा नहीं, क्योंकि डार्विन का कहना था कि इवोल्यूशन होता जरूर है लेकिन धीरे 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 धीरे। अगला, दे हैव सेमी इरेक्ट पोस्चर। सेमी इरेक्ट मतलब झुका हुआ, थिक हेयर, बड़ा बड़ा बाल होता था, एंड शार्पर टीथ, टीथ नुकीला होता था, एंड वेयर वेजिटेरियन, और माना जाता था ये वेजिटेरियन है। दे वॉक ऑन 4 लेग्स, मतलब चलने के लिए हाथ और पांव दोनों का इस्तेमाल करता था। कौन? ड्रायोपिथेकस। सिपिथेकस में आते हैं तो, रामापिथेकस में आते हैं तो कहता है मोर मैन लाइक, ज्यादातर ये आदमी की तरह लगता था, हम लोगों की तरह ज्यादा, लेकिन पूरा नहीं। वॉक मोर इरेक्ट, ज्यादा, इससे ज्यादा ऊंचा पोर्शन में चलता था। टीथ लाइक मॉडर्न मैन, जैसे हमारा भी टीथ है वैसा ही इसका टीथ। तो ये मैन लाइक था, और ये क्या? एप्स लाइक, मतलब इवोल्यूशन धीरे धीरे होते हैं, इस बात का प्रूव्ड यहां मिल रहा है। अब क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ये 2 लाइन लिख दिए, 3 लाइन, 2 मार्क्स आपके खाते में। इसके बाद गाइस अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी ऑफ लैमार्क एंड डार्विनिज्म। क्या करना है? पिछला क्वेश्चन रिपीटेड है। कौन सा क्वेश्चन? 2020 में ही जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। तो आई होप सो ये 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व। आपको क्या करना है? लास्ट ये, इसका तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मतलब पीछे जाकर के वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो गाइज आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।